तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका कृषि। आज जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है, यानी कृषि जो है वो प्रथम स्थान पर आती है। प्राथमिक क्रिया है, कृषि से ही जो है सारी चीज़ें डिपेंड होती है। कृषि से ही खाने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े, सब कुछ जो है वो कृषि पर डिपेंड है। ठीक है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। यानी जो कृषि है उसमें सारी चीज़ें डिपेंड कृषि के ऊपर ही रहती हैं और कृषि जो है वो कच्चा माल कई सारे जो उद्योग हैं उनके लिए उत्पन्न करती है। ठीक है। तो कृषि के प्रकार पढ़ेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में हम। ठीक है। सबसे पहले इसका ये पार्ट है कृषि के प्रकार। तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिक और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी पहले जो टेम्परेचर था वो कम होता था, टेम्परेचर में बदलाव आया है, परिस्थितियों में बदलाव आया है, पर्यावरण में भी जो है वो बदलाव आया है। ठीक है। और सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भी जो है खेती बदली है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक के अनेक प्रकार हैं। यानी कहाँ से शुरू होती है खेती? जीवन निर्वाह कृषि से लेकर कहाँ तक? वाणिज्य खेती तक। ठीक है। इन पार्ट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। ठीक है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पढ़ते हैं, यानी सबसे शुरुआत में जो की जाती है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मुख्य भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई के करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी ये जो खेती होती है वो धन कमाने के लिए नहीं की जाती, धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। ये केवल इसलिए की जाती है ताकि जो हमारा परिवार है उसका पालन पोषण हो सके। और इसमें जो है परिवार के लोग काम करते हैं और जो पुराने औजार होते हैं जो ज़्यादा कीमती नहीं होते उनका यूज़ इसमें होता है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल लगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है अब थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। जो हमारी कृषि है यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। यानी अब हम पढ़ेंगे कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में। तो किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यानी किसान क्या करते हैं कर्तन दहन प्रणाली में कि ज़मीन के किसी भी टुकड़े को जला के या काट के कैसे भी साफ़ कर लिया, उसके बाद वहाँ पर खेती कर दी। और जब उसकी उर्वरता कम हुई तो क्या किया कि वहाँ पर जो है उसको जगह छोड़कर चले गए और दूसरी जगह के साथ भी ऐसा ही किया। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी उसे छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार को स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी यहाँ पर जो है जो किसान है वो क्या करते हैं कि एक भूमि के टुकड़ा जब उसकी उर्वरता कम होने लगती है तो दूसरे भूमि के टुकड़े पर चले जाते हैं। तो इसमें जो है वो ज़्यादा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उनके पास एक फिक्स भूमि नहीं है जिस पर वो जो है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें। इसलिए जो उत्पादन होता है वो कम होता है। और देश के बहुत सारे भागों में जो है इसके अलग अलग नाम होते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कहा जाता है। झूम खेती आपने सुनी होगी। उसके बाद मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इसे दीपा कहा जाता है। यानी अलग अलग नामों से जो है वो कर्तन दहन प्रणाली को जाना जाता है अलग अलग जगहों पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब जो है हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि के बारे में। गहन जीविका कृषि क्या है इसे पढ़ते हैं। चलिए। तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है और जगह कम, वहाँ पर जो है इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। ये श्रम गहन खेती जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो है बहुत सारे रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनका यूज़ होता है। सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा जो है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता
है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ाई जा सके, ठीक है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा जाल प्राप्त होता जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। यानी अब क्या होता है कि पहले जो थे लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, लेकिन मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास 50 एकड़ ज़मीन है, अब उसके दो बेटे हो गए, ठीक है, दो बेटे उसके हो गए, तो अब 25-25 एकड़ में बढ़ के इनके भी दो दो और हो गए, ठीक है। तो इसके तरह से जो है ये जोतों का आकार जो है वो छोटा होता जाता है, जो खेती जो है वो बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है कि घर में परिवार में खाने वाले लोग तो उतने ही हैं, लेकिन जो ज़मीन है वो कम हो गई, तो इससे क्या होगा कि वो जो लोग होंगे वो पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए वो क्या करेंगे कि भूमि पर जो है अधिक उर्वरक लगाएंगे, और इससे भूमि पर दबाव बढ़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे, और समझ रहे हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है तो अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार करना है। यानी इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आधुनिक तकनीकों उसमें निवेश करना, ठीक है, और पैदावार को बढ़ाना है ताकि इनसे जो है हम पैसे कमा सकें, ठीक है, पैसे कमाने के लिए है। यानी कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। यानी वाणिज्यीकरण यानी कृषि के लिए पैसों के लिए कृषि का यूज़ किया जाना अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है, ठीक है, इसका आंकड़ा। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। यानी जो हमारा हरियाणा और पंजाब है इसमें जो चावल हैं वो केवल इतने उगाए जाते हैं कि यहाँ पर जो है उनकी ज़रूरत पूरी हो, लेकिन उड़ीसा में क्या होता है कि वहाँ पर जो है इसे जीविका फसल माना जाता है कि जीवन काटने के लिए जो है ये फसल ज़रूरी है खाने के लिए, लेकिन पंजाब और हरियाणा में क्या होता है इसे बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। अब रोपण कृषि क्या होती है उसके बारे में हमें भी पढ़ेंगे। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी बहुत लंबा चौड़ा एक क्षेत्र है उस पर एक ही फसल बोई जाए, उसे ही रोपण कृषि कहेंगे। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। यानी जो रोपण कृषि है हमारी वो उद्योगों और कृषि के बीच जो है वो समान रूप से जो है विस्तृत है, ठीक है, क्योंकि जब बड़े भूभाग पर खेती की जाएगी तभी तो जो है उद्योगों को हम सप्लाई कर पाएंगे कोई भी कृषि का, ठीक है, माल। तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे पर्याप्त सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। यानी इसमें जो है कुछ भी खाने के लिए, जैसे ये नहीं कि अनाज बेच दिया, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है कि उद्योग इसे उगाते हैं या फिर उगवाते हैं अपनी ज़मीन पर, और उगाने के बाद जो है वो इसका यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से, अपना जो है कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग करते हैं वो। उसके बाद भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। यानी भारत में चाय जो है वो उससे अलग अलग अपनी प्रकार की, जैसे नेहा चाय, ये सब जो है प्रोडक्ट बना देते हैं। उसके बाद रबड़, गन्ना, गन्ने से चीनी, गुड़, बूरा सब कुछ बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये महत्वपूर्ण रोपण फसलें हो गई हमारे देश की। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवर्तन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी बाजार में अगर इसकी डिमांड होगी तो इसकी उत्पादकता होगी, वरना लोग जो हैं उद्योग जो हैं वो इसे उत्पादन नहीं कर पाएंगे इसका उत्पादन, और इसके बदले कोई और जो दूसरी फसल होगी उसका उत्पादन कर पाएंगे। तो इनकी जो उत्पादकता है वो किस पर निर्भर करती है, एक तो परिवहन और संचार पर, ठीक है, और लोगों को क्या पसंद है उस चीज़ पर, ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए ये। उसके बाद शस्य प्रारूप देखते हैं। तो आपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धति और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंब तो होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि भी शामिल हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में केवल रोपण फसलें या फिर जो है जीविका के लिए फसलें उगाई जाती हैं। भारत में फसलें इस रूप में भी उगाई जाती हैं कि लोग जो हैं वो खाद्यान्न के रूप में इन्हें उगाते हैं। फसलें जो हमारे किसान हैं फसलें उगाते हैं खाने के लिए, सब्जियां भी उगाई जाती हैं, फल भी उगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है अनाज उगा दिया, अनाज ही नहीं उगाए जाते, ठीक है। उसके बाद हमारे जो मसाले हैं वो भी उगाए जाते हैं, तो एक ही चीज़ नहीं उगाई जाती। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं, रबी, खरीफ और जायद। यानी भारत में जो है वो 3 प्रकार से जो है फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं 3 सीज़न में, ठीक है। तो रबी फसल के बारे में पढ़ेंगे। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है।
यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच से बोते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं, यानी इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कई कबार आ जाते हैं। तो यह भी, ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। यानी यहाँ पर जो है अभी हमने कुछ राज्य देखे जिनमें आपको मेन राज्य कुछ देखने को मिलेंगे, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यानी ये 3 राज्य जो है ऐसे हैं, इनमें लगभग सभी प्रकार की फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। इसलिए आपको ये 3 नाम तो पक्का याद रखने हैं, और बाकी आप 1-2 नाम इनसे रिलेटेड याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो हरित क्रांति के बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं कि हरित क्रांति के बाद जो है वो फसलों में जो है फसलों को बहुत अच्छे तरीके से उगाया जाने लगा। पहले जो था फसलों को इतनी मुख्यता थी वो नहीं दी जाती थी। पहले केवल जो थे अंग्रेज़ों के कहने पर लोग फसल उगाते थे, लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो उसके बाद जो है फसलों को भी, किसानों को भी जो है वो मेन माना गया, ठीक है, प्राथमिकता उन्हें भी दी गई। तो आगे पढ़ते हैं। आगे जो है अब हम खरीफ फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यानी जैसे ही मानसून आता है वैसे ही इन्हें बो देते हैं और सितंबर अक्टूबर में से काट लेते हैं खरीफ फसलों को। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, मूंग, उर्द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। यानी ये सब फसलें जो हैं वो खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। यानी मुख्य रूप से इन राज्यों में जो है इस फसल को उगाया जाता है, खरीफ फसलों को। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। यानी मैंने अभी आपको कहा था कि याद रखना है आपको ये 3 नाम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 3 राज्य जो है इनमें लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं। तो चावल जो है वो हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। यानी जो हमारा असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्यों में क्या होता है कि जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं चावलों की वो उगाई जाती हैं। औस, अमन और बोरो, ये 3 तरह की वैरायटी हैं चावलों की जो वहाँ पर उगाई जाती हैं। उसके बाद रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। यानी ऐसी फसलें हैं जो रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। यानी गन्ने की फसल जो है ना वो रबी है ना खरीफ है, उसको 1 वर्ष लगता है। और जो हमारी जायद फसलें हैं, जो कि हमारे तरबूज जो हम जो है हाइजीन के लिए खाते हैं गर्मियों में, ठीक है, वो सब फसलें जायद सीजन में बोई जाती हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे मुख्य फसलों की। तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। यानी भारत में जो है इस प्रकार की जो हैं वो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि हमारे चावल हो गए, गेहूं हो गए, मोटे अनाज। अभी इन सब के बारे में जो हम विस्तार से पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे चावल की बात आती है। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाना चावल है। यानी भारत में जो है वो अधिकांश लोग यानी अधिकतर लोग चावल खाते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल। और यहाँ पर आप एक इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो धान की खेती हो रही है चावलों की, ठीक है। तो चावलों के बारे में पढ़ रहे थे अभी हम, तो आगे पढ़ते हैं। तो उत्पादक देश है, यानी जो भारत है वो सबसे ऊपर चीन आता है चावल उत्पादन में, और उसके बाद भारत, यानी भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है चावल उत्पादन में। यह खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। यानी इसे जो है अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि धान के खेत में जो है हमेशा पानी भरा रहता है, क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत होती है, इसे बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है इसे उगाने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है।
नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। यानी ऐसे इलाके जिनमें वर्षा बहुत कम होती थी, उन इलाकों में जो है वो सिंचाई करके फसलों को उगाना पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी इलाकों में जहाँ पर बारिश नहीं होती थी और राजस्थान में भी वहाँ पर संभव हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गेहूं की, जो कि एक मुख्य फसल है भारत की। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी चावल सबसे ऊपर, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी गेहूं आती है। ठीक है, जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी इसे जो है वो रबी सीजन में उगाया जाता है, जब सर्दियाँ पड़ती हैं, और जब ये उग जाता है तो इसे उगने के लिए और ज़्यादा बड़ा होने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, खिली धूप की, जो कि जनवरी और फरवरी के महीनों में निकलती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो 50 से 75 सेंटीमीटर तक हर वर्ष बारिश की इसे आवश्यकता है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य है। यानी सबसे मेन जो है, इसे उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदानों पर उगाया जाता है और दक्कन की काली मिट्टी में भी इन्हें उगाते हैं। लेकिन जो कुछ राज्य हैं, जैसे कि हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें भी कुछ कुछ जगहों पर जो है वो गेहूँ को उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मोटे अनाज की। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मोटे अनाज आखिर है क्या। तो बात करते हैं मोटे अनाज की। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यानी मोटे अनाज से आप समझ गए होंगे, जो दाने होते हैं, ठीक है, जैसे कि बाजरा का दाना होता है, इस तरह से। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी यहाँ पर जो है, जो हमारे मोटे अनाज हैं, वो नाम ही उनका मोटे अनाज है, लेकिन उनमें जो है वो पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उनमें रागी जो होती है हमारी, उसमें लोहा, कैल्शियम यानी आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये जो है उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पर जो है थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो, ज़्यादा जो है नमी की आवश्यकता जो है वो नहीं होती, और इसलिए जो है इसकी सिंचाई भी हमें नहीं करनी पड़ती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आपको ये तीनों नाम याद रखना है, और मध्य प्रदेश भी। तो अब बात करते हैं बाजरा की। तो ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। यानी ये जो है, जो हमारा बाजरा है, वो शुष्क प्रदेशों की फसल है। यानी ये जो है वो थोड़े गर्म, ज़्यादा नमी वाले क्षेत्रों में नहीं उगाया जाता। और हरियाणा जो है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा है, ये सब इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर जो है वो रागी के बारे में बताया गया है कि उसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब बात करते हैं अपनी अगली फसल की, जो कि है हमारा मक्का। तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की होती है। यानी हमारे चाहे इसे हम खा लें या फिर चारे के रूप में जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस, उनको भी खिला सकते हैं। यह एक खरीफ फसल है। ठीक है, ये जो है वो मानसून जब आती है तब उगाई जाती है, जो हमारी मक्का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। अब आपको जलोढ़ मिट्टी नहीं पता है तो फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। उसका वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप समझ जाओगे कि भारत में जो है कितने प्रकार की मिट्टी होती है वो, और वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो उसे देख लेना, फर्स्ट चैप्टर है आपका। और अभी हम बात करते हैं, तो ये जो मक्का होता है वो जलोढ़ मिट्टी पर सबसे अच्छा उगता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में भी उगाई जाती है। यानी वैसे तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन जो बिहार है और उसके आसपास के कुछ राज्य हैं, उनमें जो है ये रबी ऋतु में उगाई जाती है, यानी सर्दियों में। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, यानी इन राज्यों में जो है वो मक्का उगाई जाती है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारी दालें हैं, तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, यानी सबसे ज़्यादा जो दालें हैं वो भारत में उगाई जाती हैं। भारत नंबर 1 पे है दाल उगाने में और दालों का यूज़ करने में भी। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तुर यानी अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, यानी दालें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, यानी ये जो है अधिकतर दालें, अरहर को अगर हम निकाल दें उसमें से, तो जो अधिकतर दालें होती हैं वो हवा से ही नाइट्रोजन लेती हैं, ज़मीन से जो है नाइट्रोजन नहीं लेती हैं वो, और इसकी वजह से जो है जो ज़मीन की उर्वरता है वो बनी रहती है। ठीक है, अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यानी इन राज्यों में जो है, जो अभी हमने पढ़े, इन सब राज्यों में जो है वो दालें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। तो गैस आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्यान्न फसलें जो हमारी हैं उनके बारे में। तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।